हेलो नमस्कार दोस्तों। आज से सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो है जीव और समष्टियाँ, इसके पहले भी इसके अंतर्गत हमने एक वीडियो बनाया था और एक दूसरा पार्ट लेके आए हैं जो कि पूछा जाता है एग्जामों में और अपने आप में थोड़ा कठिन भी टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके पहले सब कुछ तो पढ़ ही लिया था, जैसे समष्टियाँ किसे कहते हैं। तो एक बार हम फिर से बता दें आप लोगों को। ये चैप्टर है जिसको बोला जाता है जीव और समष्टियाँ। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे जीव और समष्टियाँ, कि जीव और समष्टियाँ क्या होता है। अगर हम बात करें जीव और समष्टियों की बात की, तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे, इसके अंतर्गत हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अब क्या बताएंगे, देखो सबसे पहले कि समष्टि, हम वृष्टि की तो बात कर दिए थे, फिर से हम बता दें कि अगर हम बात करें आप लोगों से कि वृष्टि क्या होता है, तो आप लोग जान चुके थे कि वृष्टि क्या होता है। इसके बाद आता था समष्टि, इसके बाद क्या आता था, समष्टि। समष्टि क्या होता था, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर हम बोलें, किसी एक प्रजाति के समूह को, किसी एक प्रजाति के जीव, मतलब एक ही प्रजाति के जीवों के सदस्यों के समूह को क्या हम बोलेंगे, समष्टि बोलते थे। वृष्टि क्या होता था, कोई भी प्रजाति का एक जीव अपने आप में वृष्टि कहलाता था। ठीक, तो एक हमने ये तो बता दिया था कि वृष्टि क्या होता है, कोई एक जीव अपने आप में, कोई एक जीव, कोई एक जीव क्या कहलाता है, वृष्टि कहलाता था। और होता क्या, एक एक जाति के जीवों के समूह को क्या बोला जाता था, समष्टि बोला जाता था। ठीक है, तो ये समष्टि समझ में आ गया होगा। समष्टि किसको बोलेंगे, तो एक ही जाति के जीवों के समूह को, या एक ही प्रजाति के जो सदस्य होते हैं उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, जो है समष्टि बोलेंगे। अब समष्टियों में जो हमको पढ़ाना ये है कि समष्टि की कुछ विशेषताएं होती हैं। समष्टियों की क्या होती है, कुछ विशेषताएं होती हैं, वृष्टि की वो विशेषता नहीं होती। जैसे जनन, या हम ये कह सकते हैं जन्म दर, इसकी जो विशेषताएं होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जन्म दर, मतलब कुछ विशेषताएं हैं इसकी। समझ की क्या है, कुछ विशेषताएं, विशेष मुख्य विशेषताएं हैं। और वो विशेषताओं में क्या आएगा, तो सबसे पहले हम बात करें जन्म दर। आप लोगों ने पढ़ा होगा जन्म दर, ठीक है। समझ का मतलब क्या होता है, तो उसके बाद जन्म दर आएगा और मृत्यु दर आएगा। क्या आएगा, मृत्यु दर। और आएगा लिंगानुपात, नंबर 3 पे आएगा लिंगानुपात, लिंगानुपात। अब ये क्या होता है, जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, लिंगानुपात क्या होता है। तो बात करेंगे जन्म दर की, तो एक एकांक समय में, एक एकांक समय में किसी, या कह सकते हैं कि इकाई समय में, मतलब कोई एक निश्चित समय होगा, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर जिस स्थान पर नई संतानें जन्म लेती हैं उसे क्या बोला जाता है, जन्म दर बोला जाता है। दूसरा मृत्यु दर। अब मृत्यु दर क्या होता है, एक निश्चित समय के अंदर वहां जो समुदाय रह रहा होता है, समष्टियां जो रह रही होती हैं, वहां पे कितने लोग खत्म हुए, उसको क्या बोलेंगे, मृत्यु दर बोलेंगे। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब ये होता है प्रति 1000 पुरुषों पर, या ये कह सकते हैं नरों पर, प्रति 1000 नरों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या को क्या, मादाओं की, या मादाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, लिंगानुपात बोला जाता है। ठीक है, अब हम आपको समझा दें जन्म दर क्या होता है। जैसे जन्म दर का मतलब ये है, जैसे 2022 2022 में गांव एक गांव की जो जनसंख्या है, मान लो 100 लोग हैं वहां पे। कितने लोग हैं, 100 लोग। वहां के जो लोग हैं कितने हैं, 100 लोग। हुआ क्या, 2023 लगा, तो उस गांव में जो लोग रह रहे थे वहां पे 50 की वृद्धि हो गई, मतलब 50 और नए बढ़ गए। जब 50 नए बढ़ गए तो होगा क्या, जब 50 जन्म और हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 150, कुल 150 हो गए। तो यहाँ पे पूछा जाए आपसे, अगर पूछे बताओ जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, जनसंख्या में जन्म दर प्रतिशत कितना होगा। तो जब जन्म दर हम प्रतिशत निकालेंगे तो कितने बढ़ा है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिख लें हम जन्म दर प्रतिशत बराबर जो बढ़े उनको 50 ऊपर, और टोटल पहले कितने थे उनको नीचे ऐसे। जब इसको हम काटेंगे ऐसे 0 से 0, 5 से 5, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। और जब इसको हम और डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5%। तो ये एक वर्षों में इतने जनर की क्या हुई, वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसे आपसे यहाँ पे पूछेगा कि भैया मृत्यु दर में बताइए, कि जैसे अगर
हमने बोला कि 2022 में गांव जो था, गांव में 100 लोग थे। गांव में कितने लोग थे? 100। हुआ क्या, जब 2023 आया तो गांव में जो लोग बचे वो ये कह सकते हैं 80 बचे। तो आपको मालूम कितने लोग खत्म हुए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो मृत्यु कितने लोगों की हो गई? 20 लोगों की। अब इसको कैसे निकालेंगे? मतलब जन्म मृत्यु दर प्रतिशत कैसे निकालेंगे? मृत्यु दर प्रतिशत निकालने के लिए कितने लोग खत्म हुए? 20 लोग कम हुए ना, 20 लोग कम हुए कितने में? 100 में। ऐसे तो इसको जब काटेंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 आता है तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.2% आएगा निकल के। तो इसका मतलब प्रति वर्ष मृत्यु दर उस गांव की कितनी रही होगी? 0.2% इतनी रही होगी। लिंगानुपात का मतलब आप लोग समझ गए। प्रति 1000 नरों पर, मतलब कोई एक क्षेत्र होगा, जैसे हम बनाते ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो नर है, नर जो नरों की संख्या 1000 है। इन 1000 नरों के ऊपर जो मादाएं होती हैं, मादाओं की संख्या कितनी? मादाओं की संख्या कितनी है? इसी को बोला जाता है लिंगानुपात। समझ में आया होगा। इसके बाद में अब आता क्या है कि जो समष्टि होता है, मतलब समष्टि, मान लो समष्टि का मतलब ये है, जैसे एक कोई गांव है, उस गांव में बहुत सारे एक ही जाति के लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, वहां पे कैसे जनसंख्या बढ़ेगी या कैसे घटेगी? तो बढ़ेगी ऐसे, जन्म दर से, मृत्यु दर से, लेकिन दो और प्रकार की, मतलब दो और विशेषताएं हैं, वो कौन सी हैं उनको पढ़ लीजिए आप लोग। देखो, एक होता है, एक तो ये हो गए, इससे इससे फर्क पड़ेगा जनसंख्या, मतलब इस पे समष्टि पे जो फर्क पड़ेगा, जन्म दर से पड़ेगा, मृत्यु दर से पड़ेगा, और किससे पड़ेगा? देखो, जन्म दर से तो पड़ेगा, जन्म दर से भी फर्क पड़ेगा। दूसरा किससे पड़ेगा? मृत्यु दर से पड़ेगा। ठीक है। तीसरा क्या पड़ेगा आपको बता दे, आप्रवासन से, आप्रवासन से, और जो इसके बाद में और पड़ेगा उत्प्रवासन से। आप कहेंगे भैया ये क्या है? आप्रवासन क्या है, उत्प्रवासन क्या है? तो आप्रवासन का मतलब ये होता है, जैसे हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए एमपी है ये, मध्य प्रदेश, और इस एमपी में जो लोग रह रहे हैं वो 5 लोग रह रहे हैं पहले से। कितने लोग रह रहे हैं? 5 लोग। इस प्रकार से वहां वो निवास कर रहे हैं। अब यूपी से, अब हुआ क्या, ये 5 लोग यहाँ पे रह रहे थे, अब यूपी से इसमें, मान लिया ये यूपी, अब यूपी से इसमें 2 लोग और आ जाए, 2 लोग और आ जाए। ये जो 2 लोग और आएंगे तो जब यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होगी कि कमी होगी? जो समष्टि होगी उसमें वृद्धि होगी ना। तो एक तो ऐसे आप्रवासन से, आप्रवासन का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में किसी दूसरे क्षेत्र से जब कोई जीव आ जाता है तो उसको हम आप्रवासन कहते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें, साइबेरिया के नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइबेरिया। साइबेरिया से जो पक्षी हैं कुछ, साइबेरिया से पक्षी भारत के भरतपुर, भारत के भरतपुर, और ये भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान में कहाँ पर? तो केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे आ जाते हैं। साइबेरिया या साइबेरियाई पक्षी जो होते हैं वो उड़कर भारत के राजस्थान, राजस्थान में भरतपुर, और भरतपुर के भी कहाँ पे, जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे आ जाते हैं। तो वहां पे जब पक्षी वो आ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? पक्षियों की जनसंख्या, मतलब पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है? आप्रवासन, मतलब कहीं से आना। ठीक। अब ये उत्प्रवासन क्या होता है? उत्प्रवासन का मतलब ये होता है, मतलब जैसे ये स्थान था, यहाँ पे 5 लोग थे पहले से, मान लीजिए ये 5 लोग रह रहे थे। अब यहाँ से ये 2 चले जाए, ये 2 यहाँ से निकल के चले जाए दूसरे स्थान पे, मतलब जैसे एमपी में 5 लोग थे और एमपी से निकल के यूपी में 2 लोग निकल जाए, ये चले जाए, तो यहाँ पे कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसको क्या बोला जाता है? उत्प्रवासन। मतलब किसी स्थान से जो समष्टि होती है, जो जीव होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएगा तो क्या कहलाएगा? उत्प्रवासन। जब दूसरे स्थान से वो स्थान पे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब जहां जाएगा वहां तो अप्रवासन होगा, लेकिन जहां से आएगा वहां पे क्या होगा? उत्प्रवासन होगा। ठीक, ऐसा ही समझ में आया होगा। इसके बाद में आप लोग देख लीजिए, ठीक, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें लिंगानुपात की, लिंगानुपात तो बताया हमने। लिंगानुपात भी होता है, निम्न प्रकार से होता है, या ये कह सकते हैं लिंगानुपात जो होता है वो 3 प्रकार से होता है।
लिंगानुपात या लिंगानुपात बोले या आयु पिरामिड बोले, जो होता है 3 प्रकार से होता है। ठीक है, इसको मिटा दें, आप लोग इसको देख लीजिए, इसको मिटा दें फिर। देखो फिर से हम बता दें, जो आपने समष्टि पढ़ा, समष्टि, समष्टि की कुछ विशेषताएं, और जो विशेषताएं हैं वो विशेषताओं में अगर हम बात करें क्या है, तो जन्म दर, जन्म दर, ठीक है, दूसरा मृत्यु दर, मृत्यु दर, तीसरा आप्रवासन, और चौथा उत्प्रवासन। ठीक है, ये पढ़ा आप लोगों ने। जन्म दर का मतलब कोई एक निश्चित समय के अंदर किसी स्थान पे जो जितने भी जीव जन्म लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, जन्म दर बोला जाता है। जन्म दर प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये भी हमने बताया। मृत्यु दर, एक निश्चित समय अंतराल के अंदर जो एक क्षेत्र होता है वहां पे कितने लोग डेथ हो गए, खत्म हो गए, उसको क्या बोला जाता है, मृत्यु दर। कैसे क्या खत्म होता है, कैसे मतलब हमने बताया, कितना मृत्यु दर प्रतिशत क्या होता है ये भी हमने बताया। आप्रवासन क्या होता है, जब किसी दूसरे क्षेत्र से हमारे क्षेत्र में कोई दूसरे जीव आते हैं तो उसको आप्रवासन बोला जाता है। जब हमारे क्षेत्र से कहीं दूसरे क्षेत्र में जाए तो उसको उत्प्रवासन बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिंग अनुपात या लिंगानुपात। लिंगानुपात, 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 लिंगानुपात प्रति 1000, ये कह सकते हैं प्रति 1000 नर या नरों पर किसकी संख्या, मादाओं, मादाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मादाओं की संख्या को ही क्या बोला जाता है, लिंगानुपात। या इसको एक और नाम से हम बोल सकते हैं समष्टि में आयु पिरामिड, तो क्या बोलेंगे हम, समष्टि में आयु पिरामिड। जब हम बात करेंगे समष्टि में आयु पिरामिड, तो समष्टि में जो आयु पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार से बनते हैं। समष्टि में जो आयु पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार से बनेंगे, तो 3 प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहले एक पड़ेगा, बनेगा चौड़े आकार का, चौड़े आकार का या त्रिभुजाकार। नंबर 1 इसमें सबसे पहले समष्टि के आधार पे समष्टि में आयु पिरामिड कितने प्रकार के बनेंगे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार से बनेंगे, समष्टि में आयु पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार के इधर बता दें। जो नंबर 1 बनेगा आपका, नंबर 1 बनेगा चौड़ा, चौड़ा या त्रिभुजाकार, त्रिभुजा, त्रिभुजाकार। देखो इसको हम समझाते हैं, क्या बोलेंगे, तो 3 प्रकार का बनेगा, चौड़े आधार का, एक तो चौड़े आधार का बनेगा, चौड़े आधार का या त्रिभुजा आधार का। ठीक, त्रिभुजाकार, चौड़े आधार का या त्रिभुजाकार। देखो कैसे बनेगा, देखो इस प्रकार से बनता है। ठीक, पिरामिड जैसा या चौड़ा बनता है और या त्रिभुजाकार बनता है। अब इसमें जो सबसे नीचे ये दर्शा रहे हैं, ये दर्शाते हैं पूर्व जननी, पूर्व जननी। हाँ, पूर्व प्रजननी भी बोला जा सकता है, जननी भी बोला जा सकता है। पूर्व जननी या प्रजननी, आप लोग तो जानते होंगे जनन प्रजनन बात एक होती है तो हम प्रजननी लिखते हैं, पूर्व प्रजननी, पूर्व प्रजननी। और इसको बोला जाता है प्रजननी, और इसको बोला जाता है पश्च, पश्च प्रजननी। अब ये क्या होता है, देखो पूर्व प्रजननी का मतलब क्या होता है, जो जनन से पहले, अभी इनमें जनन की प्रक्रिया कोई नहीं हुई। प्रजननी का मतलब जिनमें जनन की प्रक्रिया हो रही है, और जो वर्तमान वाले, और पश्च प्रजननी का मतलब जिनमें प्रजनन की प्रक्रिया हो चुकी है पहले ही। तो आप यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये इसको दर्शाता है, ये संख्या को दर्शाता है, ये सबसे ज्यादा है ना, तो इनकी संख्या जो है, इनकी जो संख्या है अधिक है। पूर्व मतलब जिनमें जनन की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है उनकी संख्या कैसी है, अधिक है, इनकी संख्या क्या है, अधिक है। और जो प्रजननी की जो वर्तमान में जनन कर रहे हैं, जो वर्तमान में जनन कर रहे हैं, उनकी भी संख्या जो है मीडियम है।
और जो पश्च प्रजननी मतलब इनमें जन्म हो चुका है पहले, इनकी संख्या कुछ कम है। अच्छा, जब आगे चलेगा मतलब टाइम जब धीरे-धीरे व्यतीत होगा, तो इनकी संख्या अधिक है, जिनमें अभी जन्म नहीं हुआ, तो इनमें जन्म होगा। जब अधिक जन्म इनमें होगा, तो ये बताइए क्या समष्टि के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा। तो आय पिरामिड मतलब जनसंख्या यहाँ पे जो होगा, जो समष्टि में लोगों की संख्या बढ़ेगी, जीवों की संख्या बढ़ेगी ना, समष्टियों की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, समष्टियों की संख्या बढ़ती है। क्या होगा यहाँ पे? समष्टियों की संख्या समष्टियों की संख्या समष्टियों की संख्या बढ़ती है। बताइए समझ में आया? यहाँ क्या होगा, समष्टियों की संख्या बढ़ती है। यहाँ पे समष्टियों की संख्या बढ़ती है। इसके बाद में आएगा घंटी के आधार का पिरामिड। इसके बाद में आएगा घंटी के आधार का पिरामिड। नंबर 2 आएगा घंटी के आधार का पिरामिड। अब घंटी के आधार का पिरामिड में क्या होगा, एक मिनट लीजिए।